नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम। प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 25% तक बढ़ी। अब तक लगभग 89% मरीजों को दी जा चुकी है छुट्टी। और बिहार में अनलॉक 3 हुआ समाप्त। आज से केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के प्रावधान हुए प्रभावी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन सत्रों से प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति विस्तृत भागीदारी को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति परामर्शों की अभूतपूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। मुझे बताया गया है कि इस नीति के निर्माण में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों तथा लगभग 675 जिलों से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों को ध्यान में रखा गया है। ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार तथा नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाय सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स
दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों के बाद आई है। इस नीति का उद्देश्य विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले एक महीने में स्वस्थ होने की दर लगभग 25% तक बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में स्वस्थ होने की दर लगभग 89% है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 12% अधिक है। वहीं संक्रमण की दर में भी लगातार कमी आ रही है। संक्रमण का दर 1% से भी कम हो गया है, यानी अब 100 नमूनों की जांच में 1 से भी कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं। इधर मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। मृत्यु दर घटकर 0.5% तक आ गई है। दूसरी तरफ आज कोरोना के 1969 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,49,027 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 241 मामलों की पुष्टि हुई है। भागलपुर से 97, औरंगाबाद से 63, अररिया से 55, समस्तीपुर से 45 और पूर्णिया तथा सीतामढ़ी से 46 मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 17,972 है। अब तक 1,32,145 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 761 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 70,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 32,50,000 से अधिक हो गई है। ठीक होने का प्रतिशत 77.31 है। वहीं इसी अवधि में 90,802 नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42,04,616 हो गई है। वहीं एक दिन में 1,016 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 71,642 हो गया है। नई दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा हाथों की स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। बिहार में आज से केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। राज्य में इससे पूर्व अनलॉक 3 के प्रावधान ही लागू थे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में अनलॉक 4 के प्रावधान लागू रहेंगे। इस प्रावधान के तहत स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से अभिभावकों की सहमति के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए विद्यालय जाने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर भी बंद रहेंगे। 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों में 100 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी। साथ ही 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर भी शुरू हो जाएंगे। अनलॉक 4 में एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के आने जाने और सामानों के परिवहन पर रोक नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने दरभंगा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण के लिए
1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दरभंगा एम्स में 750 बेड होंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष पोषण माह मनाया जाता है। पोषण माह का उद्देश्य छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने और सभी के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस पोषण माह के दौरान बच्चों के जन्म लेने के शुरुआती 1000 दिनों तक अच्छे पोषण और स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। इसके अलावा युवा महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को दूर करने के उपायों से जुड़ी गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं जीवन में पोषण के महत्व के बारे में ज्ञान बढ़ाने और सूचनाओं का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गतिविधियों और ई संवाद का भी उपयोग किया जा रहा है। दीपेंद्र के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री कुमार आज पार्टी की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अफवाहों के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। श्री कुमार ने कोरोना और बाढ़ से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार दोनों मोर्चे पर सफल रही है। जदयू अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। सम्मेलन को पार्टी नेता विजेंद्र प्रसाद यादव, संजय झा और अशोक चौधरी ने भी संबोधित किया। राजद ने जदयू के वर्चुअल सम्मेलन को पूरी तरह विफल बताया है। पार्टी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जदयू अध्यक्ष विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा की 143 सीटों पर दावेदारी जताई है। पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि नई दिल्ली में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। संसदीय बोर्ड ने पार्टी अध्यक्ष को चुनाव से जुड़े फैसलों के लिए अधिकृत किया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें 21 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से विद्यालय खोले जाने का दावा किया जा रहा है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कई स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक रोसड़ा में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी मौके पर मारा गया। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम। प्रदेश में पिछले 1 महीने के दौरान कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 25% तक बढ़ी। अब तक लगभग 89% मरीजों को दी जा चुकी है छुट्टी। और बिहार में अनलॉक 3 हुआ समाप्त। आज से केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के प्रावधान हुए प्रभावी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।